आज मैं आपको जॉन बेरीमन द्वारा लिखित पोम द बाल पोम की एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। जॉन बेरीमन अमेरिकन पोएट और स्कॉलर हैं और अमेरिका की पोएट्री में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जॉन बेरीमन ने इस पोएम के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छा सा लेसन, जीवन की जिम्मेदारियों का लेसन समझाया है। आपको ध्यान से सुनना है। लिखा है द बाल पोएम। बाल का मतलब है द लॉस ऑफ बॉल सिंबलाइजेस द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड चाइल्डहुड। इस पोएम में यह है कि एक बच्चा अपनी गेंद को खो देता है, अचानक उसकी गेंद पानी में चली जाती है। तो बाल सिंबल है, द लॉस ऑफ बॉल सिंबलाइजेस द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड चाइल्डहुड। वह एक तरीके से अपने बचपन को ही खो देता है। और क्या है दूसरा, इसके 3 पॉइंट है मेन कीवर्ड। चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, बच्चा बचपन से लेकर किशोरावस्था तक जाता है, लॉस सीखता है, मूविंग ऑन का मतलब उस लॉस से उबरने के विषय में भी सोचता है। तो कह रहे हैं लॉस इन ए पार्ट ऑफ लाइफ, लॉस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। बच्चा सीखता है लॉस जीवन का एक अंग है। वी शुड लर्न हाउ टू रिकवर, हमें सीखना है कि हम किसी भी प्रकार के नुकसान से कैसे रिकवर हो सकते हैं। पोएम के माध्यम से बेटा कवि ये बताना चाहता है कि हमें जीवन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी और बहुत सारी चीजें हमसे छीन ली जाएंगी, हमारे पास से चली जाएंगी। कुछ अपने आप चली जाएंगी और कुछ लोगों के द्वारा छीन ली जाएंगी। तो इसका मतलब जीवन का अंत नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि आपको उन समस्याओं का सामना करना और नित्य निरंतर आगे बढ़ते जाना। यानी किसी भी चीज के नुकसान पर, किसी भी चीज के खो जाने पर आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार आगे बढ़ते जाना है। देखिए बेटा पोम क्या कहती है। व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it in the water. बेटा बाउंसिंग का तो गेंद बाउंस कर गई। बाउंस माने उछलना, स्ट्रीट माने गली में, और मेरली माने आनंद से। पहले बेटे मैं आपको शब्दशः अर्थ बताऊंगा, वर्ड बाय वर्ड अर्थ आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में फिर पैराग्राफ की डिटेल कर दूंगा, तो कोई क्वेश्चन आएगा आप करने में सक्षम होंगे। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? वह लड़का अब कैसा है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज ही टू डू, वह क्या करने वाला है। I saw it go, मैंने उस गेंद को merrily bouncing, मैंने उस गेंद को आनंद पूर्वक उछलते हुए down the street and then गली में जाते देखा है, और फिर वह there it in the water जाकर पानी में पड़ गई है, जाकर पानी में गिर गई है। एक बार फिर सुन लीजिए। कभी कहता है कि वो लड़का अब कैसा है जिसने अपनी गेंद खो दी है, वो क्या करने वाला है। मैंने उस गेंद को आनंद पूर्वक उछलते हुए गली में जाते देखा है, एंड देन, और फिर वो वहां पानी में जाकर गिर गई है, पानी में जाकर मिल गई है, और बालक बहुत हताश है। बात समझ में आ गई कि एक छोटा बच्चा खेल रहा है, अचानक उसके हाथ से गेंद छूटती है, गली में जाती है, गली में जाते हुए उछलते हुए वो गेंद जाकर पानी में गिर जाती है। तो ऐसी स्थिति में बालक क्या करेगा, इसका डिटेल हम आपको बताते हैं बेटा। कह रहे हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. बेटे अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम, शेकिंग कांपने वाला, ग्रीफ दुख या कष्ट, फिक्स माने छा जाना,
रिजिड माने निश्चल, कठोर, ट्रेम्बलिंग माने कांपते हुए, स्टेयर सबको मालूम है छोटे बच्चे स्टेयर घूरते हुए, यंग डेज बचपन के दिन, हार्बर, हार्बर माने जानते हैं जहां पर शिप में सामान लोड और अनलोड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बंदरगाह इन हिंदी आल्सो। क्लियर? देखिए बेटे, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बाल्स, इस बात को कहने का कोई भी फायदा नहीं होगा कि कोई फायदा नहीं होगा कि तुम्हें दूसरी बाल मिल जाएगी। इस बात को कहने का कोई भी फायदा नहीं होगा कि तुम्हें दूसरी बाल मिल जाएगी, क्योंकि बच्चे की संवेदना, बच्चे का भाव और बच्चे का आंतरिक मन पूरी तरह उस बाल से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कहना कि तुम्हें दूसरी बाल मिल जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अंततः हिला देने वाला दुख उस बच्चे को जकड़ लेता है, अपने आगोश में ले लेता है। बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड टिम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वहां वह कांपता हुआ निश्चल होकर खड़ा हुआ है। स्टेयरिंग डाउन, वह उस स्थान को घूरता रहता है। ऑल हिज यंग रेज इनटू हार्बर, उसके सब उसे एहसास होता है कि उसके सारे सपने, उसकी सारी खुशियां उस बाल के साथ थी, तो वो बाल मेरी कहां चली गई। ऑल हिज यंग डेज इनटू हार्बर वेयर हिज बाल वेंट, जहां बंदरगाह में जाकर उसकी गेंद गिरी थी, वहां खड़े होकर उसे एहसास होता है कि जिस प्रकार गेंद बंदरगाह में जाकर खो गई है, लाइन सुनिए बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार उसका बचपन और बचपन के दिन जीवन रूपी बंदरगाह में लुप्त हो गए हैं। यहां कहने का मतलब बहुत अधिक, पहले के दो स्टेजाज में कभी बताता है कि किसी वस्तु के नुकसान होने पर, किसी वस्तु के खो हो जाने पर मनुष्य को बहुत दुख होता है, और मनुष्य की उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनाएं, उसका मन उससे जुड़ा होता है, इसलिए उसको उनसे बाहर आना होता है। आगे के स्टेजाज में ये आपको बताया जाएगा। बेटा थर्ड स्टेज कहते हैं, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम a dime another ball is worthless now, he senses first responsibility in a world of possessions। बहुत अच्छी लाइन से बेटे, कह रहे हैं आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम a dime another ball is worthless now, he senses first responsibility in a world of possession। बेटे इंट्रूड माने दखल देना, इंटरप्ट करना, हस्तक्षेप करना। डाइम माने एक बहुत सस्ती, 1 टके की, कुछ पैसे की। वर्थलेस मीन्स बेकार। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते हैं बेटे, जिम्मेदारी। पोजीशंस संपत्तियां, जहां लोग चीजों को हासिल करने में लगे हुए हैं। क्लियर बेटे? आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, कभी कहता है इंट्रोड्यूस मान हस्तक्षेप करना, कि वह इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कभी कहता है कि वह इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, वह उसे यह भी नहीं कहेगा कि वह थोड़ी सी सस्ती सी कीमत वाली गेंद पर दुखी न हो। वह उसे यह कहकर सांत्वना भी नहीं देगा कि खोई हुई गेंद के स्थान पर दूसरी गेंद आसानी से खरीदी जा सकती है। He senses first responsibility in a world of possessions। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लाइन है बेटे। स्वयं ही उस लड़के को यह समझ आ गई है कि संसार में जहां मनुष्य चीजों को हासिल कर उनका मालिक बनने की ग्रंथि से पीड़ित हो उन्हें खो देते हैं, वहां उसका पहला उत्तरदायित्व क्या है। कहता है ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बालक पहली जिम्मेदारी महसूस करता है कि जो बाल मेरे पास थी वो बाल मेरे पास से चली गई। इसका मतलब जीवन में वो पाठ सीखता है कि भले ही हमारे पास की चीजें छीन ली जाएं, ले ली जाएं, या ईश्वर उनसे हमसे ले ले, तो हमें निराश नहीं होना, हमें हताश नहीं होना। अराइज अवेक एंड नॉट टू स्टॉप टिल द गोल इज गेन, उठें जागें और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक न रुकें।
ऐसा बालक सीखता है कि कोई भी चीज अगर खो जाती है, उस बालक ने पहला पाठ सीखा कि कोई सी चीज के खो जाने पर, चले जाने पर, नष्ट हो जाने पर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, और मानो यह जीवन का लक्ष्य है। अगला बेटा स्टेज। People will take balls, ball will be lost, all very little boy, and no one buys a ball back, money is eternal. बहुत अच्छी लाइन है बेटा। कह रहा पीपल विल टेक, संसार में खोना और मिलना चलता रहेगा। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना इसका उद्देश्य नहीं है। People will take balls, ball will be lost, all very little boy. संसार में खोना और मिलना चलता रहेगा। लोग गेंद खरीदेंगे और उनकी खरीदी गई गेंदें यूं ही खोई भी जाती रहेंगी। अर्थात लोग सामान इकट्ठा तो करेंगे, वस्तुएं इकट्ठा तो करेंगे, भौतिक वस्तुओं के प्रति उनका प्रेम तो होगा, लेकिन वो एक दिन ऐसे ही आएंगी और चली जाएंगी, इसलिए उस पर ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इटर्नल। एक बार यदि कोई गेंद खो गई तो वापस कभी नहीं आती। दूसरे शब्दों में कभी कहता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का इस भौतिक संसार से जाना हुआ तो उसका फिर दोबारा आना वापस संभव नहीं है, इसलिए उसको सहन करने की शक्ति अपने अंदर पैदा कीजिए। कभी बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि बच्चे, कोई भी एक खोई हुई गेंद को खरीद नहीं सकता, यानी अन्य गेंद तो खरीद सकता है, लेकिन जो वास्तविक गेंद थी उसे कोई खरीद नहीं सकता। कह रहे मनी इज एक्सटर्नल, पैसा अंदरूनी भावना से अलग एक बाहरी वस्तु है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन भावनाएं नहीं खरीदी जा सकती, इमोशंस नहीं खरीदे जा सकते। आई हैव रिटन समवेयर, इमोशंस नहीं खरीदे जा सकते, मेमोरीज नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आपके बचपन की यादों को खरीदा नहीं जा सकता है। आंतरिक या भावनात्मक रूप से जुड़े हुए नुकसान की पूर्ति कदापि नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जो बचपन मैंने खो दिया है, जो बचपन के दिनों को मैंने खो दिया है, वो किसी भी प्रकार के पैसे से वापस नहीं लाया जा सकता। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, जिन भौतिक वस्तुओं को मैंने खो दिया है, जिन खुशियों को मैंने खो दिया है, उन खुशियों को, उन भौतिक वस्तुओं को बाहर वापस लाया नहीं जा सकता। लास्ट बेटे, his learning will behind his disparate eyes. This epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. बहुत अच्छी पोएम है बेटे। His learning will behind his disparate eyes. His learning, वो लड़का सीख रहा है, जिसने अपनी गेंद खोई है, वो गेंद खोने के माध्यम से काफी कुछ सीख रहा है। वो लड़का अपनी बेकरार निरुद्देश्य आंखों से हानि की स्थिति को समझ रहा है। बिहाइंड डिस्परेट आइज, वह बिल्कुल असहाय है। दिस एपिस्टोमोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान। वो ये भी सीख रहा है कि किस प्रकार नुकसान से उभरकर फिर से जीवन में खड़ा हुआ जा सकता है। हाउ टू स्टैंड अप। वो सीख रहा है निराशा से उभरना। वो सीख रहा है कि किस प्रकार से हम अगर वस्तुओं को खो दिए हैं तो दोबारा खोने के बाद हम पुनः कैसे खड़े हो सकते हैं। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, उसे वह सब सीखना है जैसे संसार के हर व्यक्ति को सीखना पड़ता है कि बचपन और बचपन के दिन, दैट मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कि बचपन और बचपन के दिन गंवाने के बाद किस प्रकार साहस से जीवन में खड़ा हुआ जा सकता है। गेंद खोने के माध्यम से बालक ये सीख रहा है। बेटे एनसीईआरटी फोल्डर से आपको बताते हैं, इसकी संपूर्ण एक्सरसाइज आपको ध्यान से सुनना है। आप पेन भी हाथ में ले लीजिए, मैं धीरे से बोलूंगा, आप लिख सकते हैं। Why does the poet say I would not introduce on him? Why does he offer him money to buy another ball? कवि क्यों कहता है कि मैं उसे कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा
वह दूसरी गेंद खरीदने के लिए उसे पैसे का प्रस्ताव क्यों नहीं देता? आंसर बेटा आप ऐसे लिखेंगे, द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम बिकॉज ही डज नॉट वांट टू इंटरफियर इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कवि कहता है मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा क्योंकि वह सीखने की प्राकृतिक प्रक्रिया में दखल देना नहीं चाहता। कवि कहता मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको दूसरी बाल दिला दी जाएगी, आपको दूसरी बाल मिल जाएगी। अगर तुरंत उसे दूसरी बाल दे दी जाए तो वह जो सीखने की प्रक्रिया है कि खोने के बाद भी हमें कैसे प्रसन्न रहा जाता है, ये नहीं सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन है, staring down all his young days into harbor where his ball went. Do you think the boy has had ball for a long time? Is it linked to the memories of days when he played with it? घूरता रहा, उसके सारे बचपन के दिन उस बंदरगाह में थे जहां उसकी गेंद चली गई। कह रहे क्या आप सोचते हैं कि लड़के के पास गेंद काफी लंबे समय से थी? क्या वह उन दिनों की यादों से जुड़ी है जब वह इसके साथ खेलता है? यस, द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट इज लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन द बॉय प्लेड विद इट। कह रहे हैं कि यह लड़के के पास गेंद लंबे समय से थी, यह उन दिनों की यादों से जुड़ी थी जब वह इनके साथ खेलता था और अचानक गेंद पानी में उछलकर उसी में समा गई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन? इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब क्या है? द फ्रेज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड where everybody is worried about material possessions. Today's world encourages materialism and a sense of possession. So, this thing we should have to learn. In losing also, we have to also be careful and get ready to stand for another will. Next question है, do you think the boy has lost anything earlier? क्या आप सोचते हैं कि लड़के ने पहले कभी कुछ खोया है? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। वे शब्द चुनिए जो उत्तर सुझाते हैं। नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। ऐसा लगता है कि बच्चे ने पहले कोई भी चीज नहीं खोई है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। वह एक भौतिकवादी संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी समझ रहा है। What did the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in own words. यानी कवि कहता है कि लड़का गेंद के खोने से क्या सीखता है, अपने शब्दों में लिखिए। बेटा इसको अपने शब्दों में आप लिखेंगे, मैं बहुत देर से अपने शब्दों में ही आपको बता रहा हूं। अब इसकी सेंट्रल आइडिया क्या हो सकती है बेटा? सेंट्रल आइडिया मैंने अपने शब्दों में लिखी है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द ग्रीफ ऑफ ए बॉय over the loss of his ball. The grief of a boy over the loss of his ball. The true theme of the poem is that we should cherish every moment of life. Life is really very short. The poet realizes that it is very difficult to deal with the loss, but it must be done. बहुत कठिन है कि नुकसान को सहन कर पाना, लेकिन इसे सहन करना ही पड़ता है। यह पोएम में सिखाया गया है। आगे कह सकते हैं, वी शुड मूव ऑन एज देयर इज नो यूज इन चेस्टिंग प्रीशियस टाइम एंड लाइफ। एक बार फिर सुन लीजिए, वी शुड मूव ऑन एज देयर इज नो यूज इन वेस्टिंग प्रीशियस टाइम एंड लाइफ। क्योंकि एक कोटेशन है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम और टाइड किसी का नुकसान नहीं करता। बेटा पोएटिक डिवाइस, पूरी पोएम में पर्सनिफिकेशन है। मेरिली बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए, कोई जीवित नहीं है। पोएम निर्जीव है और निर्जीव को सजीव दर्शाना पर्सनिफिकेशन कहलाता है। निर्जीव वस्तु में सजीव, तो मेरिली खुशी से उछलते हुए, मेरिली बाउंसिंग में पर्सनिफिकेशन। इसकी टोन इमेजरी और सिंबलिज्म है। क्लियर बेटा? और इसके अतिरिक्त आप इससे एक मोरल
वैल्यू का लेसन सीख सकते हैं कि हमें कभी भी निराश, हताश और उदास नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अराइज, अवेक एंड नॉट टू स्टॉप टिल द गोल इज गेन। उठें, जागें और लक्ष्य की प्राप्ति के पहले मत रुकें। ऐसा भाव हमेशा रहना चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।